हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, जुडिशियरी, न्यायपालिका। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी के बारे में, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में, और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम के बारे में, और डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज ए वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। डाउरी डेथ के जो केसेस होते हैं वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी की श्रेणी में आते हैं, मतलब क्रिमिनल केसेस होते हैं, और डाउरी डेथ्स क्रिमिनल लॉ का वायलेशन करते हैं। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. हमारे लीगल सिस्टम में क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून के साथ साथ सिविल लॉज यानी दीवानी कानून भी है, जो सिविल केसेस के साथ डील करते हैं। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। अब हम लोग क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्रिमिनल लॉ को देखते हैं। फौजदारी कानून डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, harassing a woman to bring more dowry, मर्डर। कानून जिस एक्ट को ऑफेंस मानता है, क्रिमिनल लॉज उसे डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी महिला को हैरेस करना क्रिमिनल ऑफेंस है, दहेज मांगना क्रिमिनल ऑफेंस है, मर्डर क्रिमिनल ऑफेंस है। इट यूजुअली बिगिंस with the lodging of an first information report FIR with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. क्रिमिनल केसेस में जो क्राइम करता है उसके खिलाफ एफआईआर फाइल होता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसके बाद कोर्ट में केस फाइल होता है। इफ फाउंड गिल्टी the accused can be sent to jail and also fined. अगर गिल्टी हुआ व्यक्ति तो उस व्यक्ति को या तो जेल भेजा जाएगा या फिर फाइन किया जाएगा, या फिर दोनों भी इंपोज उसके ऊपर किया जा सकता है। अब हम लोग
सिविल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। दीवानी कानून डील्स विद एनी हार्म और इंजुरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases। अगर कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सिविल लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स मैटर, रेंट मैटर, एक्सेट्रा। A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case। जो अफेक्टेड पार्टी है, मतलब जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, सिर्फ वही रिलेवेंट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। रेंट मैटर्स में टेनेंट या फिर लैंडलॉर्ड कोई भी केस फाइल कर सकता है। The court gives the specific relief asked for. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid। कोर्ट इसमें स्पेसिफिक पनिशमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट मैटर में कोर्ट टेनेंट को बोल सकता है कि आप फ्लैट खाली करें और पेंडिंग रेंट को पे करें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। देखिए, इन प्रिंसिपल देश के सभी नागरिकों के पास कोर्ट्स का एक्सेस है, यानी न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। सिद्धांतः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। दिस implies that every citizen has a right to justice through the courts। इसका मतलब है देश के प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के माध्यम से जस्टिस पाने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights। हमने चैप्टर 4 के पार्ट 1 में पढ़ा था कि कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया है, तो वो जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India। देखिए, कोर्ट्स सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन इन रियलिटी जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोर्ट में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। गरीब लोगों के लिए कोर्ट में जाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि लीगल प्रोसीजर में काफी पैसा और वक्त लगता है। आप खुद ही सोचिए, जो डेली वेज लेबरर है, जिनको पैसे के लिए डेली काम करना पड़ता है, क्या उसके लिए कोर्ट में जाना इजी हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और तो और
लीगल प्रोसीजर में बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है जो एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल का काम है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। फॉर ए पुअर पर्सन who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि एक गरीब व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और डेली वेज लेबरर है, उसके लिए लीगल प्रोसीजर के पेपर वर्क को समझना मुश्किल होगा, और तो और उसके पास पैसे और वक्त की भी कमी होगी। इसलिए कोर्ट में जाकर न्याय पाने की उम्मीद उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, द सुप्रीम कोर्ट in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. इन बातों को ध्यान में रखते हुए अर्ली 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की शुरुआत की ताकि लोगों को न्याय मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इन दिस वे, द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू मोर एंड मोर पीपल। दिस पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा लोगों तक न्याय पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन यानी याचिका फाइल कर सकते हैं। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. अगर किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन हुआ है और वो व्यक्ति किसी कारणवश कोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो उस व्यक्ति के तरफ से कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। द लीगल प्रोसेस was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. पहले लीगल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत सारे पेपर वर्क्स करने पड़ते थे, लेकिन PIL के शुरुआत ने लीगल प्रोसेस को बहुत सिंपल बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो लेटर्स और टेलीग्राम्स भेजे जाते थे, उन्हें भी PIL के तरह ट्रीट किया गया। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार यानी टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। इन द अर्ली ईयर्स, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions
and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. पीआईएल के शुरुआती सालों में बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को जस्टिस दिलाया गया, जैसे इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में जो बॉन्डेड लेबरर्स यानी बंधुआ मजदूर काम करते थे, उनको न्याय दिलाया गया और उनको रेस्क्यू किया गया। फिर बिहार के जेल में जो कैदी अपने पनिशमेंट टर्म के बाद भी जेल में थे, उन्हें रिहा करवाया गया। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided schools is because of a PIL? गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल यानी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम चलता है, वो भी पीआईएल के वजह से ही शुरू हुआ था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। फॉर द कॉमन पर्सन, एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। एक आम आदमी के लिए कोर्ट तक पहुंचना मतलब जस्टिस तक पहुंचना होता है, क्योंकि कोर्ट्स हमें जस्टिस दिलाती है और हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। द कोर्ट्स एक्सरसाइज अ क्रूशल रोल in interpreting the fundamental rights of citizens. कोर्ट्स नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया और कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार भी शामिल होता है, क्योंकि फूड हमारे लाइफ का एसेंशियल नीड है। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। दे therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. फिर कोर्ट्स ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि आप अपने स्टेट में मिड डे मील स्कीम को लागू करवाइए और प्रॉपर स्टेप्स उठाइए ताकि ये योजना अच्छे से लागू हो सके। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वो दोपहर के भोजन की योजना सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। However, there are also court judgments that people believe work against the best interests of the common person. देखिए, ऐसे भी कोर्ट्स के जजमेंट्स रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट में मानते हैं। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, activists
who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments. गरीब लोगों के शेल्टर और हाउसिंग के राइट्स के इश्यूज पे जो एक्टिविस्ट काम करते हैं, उनका मानना है कि कोर्ट के द्वारा जो रिसेंट जजमेंट दिया गया है एविक्शन यानी बेदखली का, वो कोर्ट के पुराने फैसलों के विरुद्ध है और गरीब लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। Eviction. In the context of this chapter, this refers to the removal of persons from land or homes that they are currently living in. किसी व्यक्ति को जमीन या मकान से निकाल देना एविक्शन यानी बेदखली कहलाता है। एविक्शन आपका लीगल एविक्शन भी हो सकता है और इल्लीगल एविक्शन भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और कोर्ट उसे उस जमीन से हटा देता है, तो ये लीगल एविक्शन है। वहीं कोई पावरफुल बिजनेसमैन किसी व्यक्ति को उसकी जमीन से हटा देता है जबरदस्ती, क्योंकि उस बिजनेसमैन को वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये इल्लीगल एविक्शन है। बेदखली। अभी लोग जिस जमीन मकानों में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाएगा। While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of slum dwellers. रिसेंट जजमेंट्स में स्लम ड्वेलर यानी झुग्गी वासियों को शहर में इनक्रोचर की तरह देखा गया है, मतलब जबरदस्ती जगह घेर के रह रहे हैं। वहीं पुराने जजमेंट्स में जैसे 1985 के ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जजमेंट में स्लम ड्वेलर्स के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया था। हाल के फैसलों में झुग्गीवासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गीवासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन established the right to livelihood as a part of the right to life. ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जजमेंट में कहा गया कि राइट टू लाइवलीहुड यानी आजीविका का अधिकार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जजेस लिंक्ड द इश्यूज ऑफ द राइट टू लाइफ टू दैट ऑफ लाइवलीहुड। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ conferred by Article 21 is wide and far reaching. भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। इसका दायरा बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। लाइफ मीन्स
समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। लाइफ यानी जीवन का मतलब केवल जीवित रहना नहीं होता, बल्कि जीवन का मतलब उससे कहीं ज्यादा व्यापक होता है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे रोजगार नहीं दिया जा रहा, उससे उसके आजीविका का स्रोत भी छीन लिया गया है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार अपने आप में बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example, by the imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law. देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे डेथ सेंटेंस से आप किसी की जान ले सकते हैं। अगर आप किसी से उसका रोजगार, उसकी आजीविका छीन रहे हैं, तो भी आप उससे उसकी जान ले रहे हैं, क्योंकि बिना आजीविका के वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। दैट इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। जीवन के अधिकार का ये एक आयाम है। एन इक्वली इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दैट राइट is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि राइट टू लाइवलीहुड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आजीविका के इंसान खाएगा क्या, और खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। That the eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood is a proposition which does not have to be established in each individual case. देखिए, जब किसी को शहर में कोई छोटा मोटा नौकरी लगा है और वो गांव से शहर आया है, सैलरी या फिर उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो कोई फ्लैट वगैरह में रह सके, तब वो स्लम्स बना के रहने लगते हैं। अगर इनको स्लम्स से एविक्ट कर दिया जाएगा, तो इन लोगों के पास रहने की जगह नहीं होगी और इन्हें वापस गांव जाना होगा, तो इनकी रोजगार चली जाएगी। ये एक ऐसी बात है जिसे हर केस में साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा ही होता है। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। In the present case, that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city, and for them there is nowhere else to live. प्रस्तुत मामले में आनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। ये चीज हम लोगों ने यहां पे समझ लिया है। दे चूज अ पेवमेंट और अ स्लम इन द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क, एंड टू लूज द पेवमेंट और द स्लम इज टू लूज द जॉब। ये लोग जहां काम करते हैं वहीं आसपास किसी पेवमेंट में या फिर स्लम बना के रहने लगते हैं,
अगर इनको यहां से हटाया जाएगा तो इनकी आजीविका भी चली जाएगी। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। द कंक्लूजन therefore is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि स्लम से अगर लोगों को बेदखल किया गया तो फिर राइट टू लाइवलीहुड से लोग डिप्राइव होंगे। इस वजह से लोग राइट टू लाइफ से भी डिप्राइव होंगे। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. एक और इशू जो आम आदमी को फेस करना पड़ता है वो है केस की सुनवाई में कोर्ट्स बहुत साल लगा देते हैं। इसलिए इंसाफ मिलने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। द फ्रेज justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that courts take. ये जो देरी होती है इसलिए एक फ्रेज यूज किया जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. डेमोक्रेटिक इंडिया में जुडिशियरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चेक में रखता है ताकि वो अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए, और जुडिशियरी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को एनविजन किया था जो हमारे डेमोक्रेसी का की फीचर है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। सतत विकास लक्ष्य गोल 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है जीरो हंगर। सतत विकास लक्ष्य गोल 2 भूखमरी समाप्त करना। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में
गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।